नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने का दावा करते हैं। उन्नाव और हापुड़ में पत्नियों को अपनी पत्नियों से डर लग रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में सौरभ की हत्या का मामला जैसे ही सामने आया, उसके बाद से देश भर में इस घटना पर चर्चा हो रही है। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने हत्या के बाद सौरभ के टुकड़े किए थे, उसके बाद नीले ड्रम में डाल दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर नीले ड्रम को लेकर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। मीम्स तो केवल मनोरंजन के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें पति खुलकर अपनी पत्नियों पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। उन्नाव में सदर कोतवाली के मोती नगर के रहने वाले शख्स सुभाष का आरोप है कि वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। सुभाष का आरोप है कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, वो उन्हें धमका रही है, उनके और बच्चों के साथ मारपीट करती है, यहाँ तक कि ड्रम में डालने की बात भी कह रही है। दो तीन फोन रखना छुपा के, वो भी मैंने फोन भी पकड़े। फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि इसको मेरे बगल में लेटी है, लेकिन इसको अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करनी है। सुभाष ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसकी पत्नी के साथ बहस हो रही है। ड्रम याद है? याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। लेकिन तेरी औकात है ड्रम में कुछ करने वाली? मामला तो बहुत पुराना चल रहा है, 2013 से चल रहा है लगातार। लेकिन कल एक्चुअली मेरी लड़की घूमने गई थी, रात में 8 बजे आई। मैं यहीं पर बैठ के वीडियो बना रहा था। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि दिन भर घूमती, उसके बाद रात में 8 बजे आ रही है, तो मैंने इसका वीडियो बनाने के लिए कोशिश की। तो यहीं से चढ़ते हुए आंगन में जाके कहती कि वो ड्रम याद है? तो मैंने कहा कौन सा ड्रम? तो बोली ड्रम वाला भूल गए क्या? तो बोली कलर याद है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो बोली बस सीमेंट आ गई है और ड्रम है मेरे पास और बकस है, तो सब कुछ है, निपटा दूंगी तुझको, तेरी माँ को। इस वीडियो के आधार पर सुभाष का आरोप है कि उसे मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसी धमकी दी गई है। इसके अलावा अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। काफी डर लग रहा है। मेरा बेटा भी है 8 साल का और उसको भी डर है, मेरी माता जी, हम लोग मतलब तीनों लोग इस कमरे से निकल नहीं सकते। यहाँ से निकलते हैं तो ऊपर से ये देखिए मेरा हाथ, ये मेरा हाथ के ऊपर ईंटे से मारा था, तो मेरा हाथ, ये उंगली पूरी ऐसे ही हो चुकी है। तो इस तरीके से मतलब हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। कभी ऊपर से कुछ फेंक देना, कभी पानी फेंक देना, कभी कुछ फेंक देना, ठंडा पानी। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ बच बच के निकलना पड़ता है। एक कमरे में कैद होके रह गए हैं हम लोग। हालांकि सुभाष की पत्नी की उसके पति के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सुभाष ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले में उन्नाव के एसपी ने महिला थाने को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं हापुड़ से भी एक शख्स सामने आया जिसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि सौरभ हत्याकांड के बाद उसकी पत्नी उग्र हो गई है और घर में अक्सर कलेश होता है, जिसकी वजह से वो डरा हुआ है। मुझे ये बात पता चली है उसके किसी परिजन से कि ये तुम्हारी वाइफ यानी मेरी वाइफ अंजू किसी लड़के के साथ यानी अपने जीजा के भतीजे सोनू के साथ शुरू से ही, बचपन से ही रिलेशनशिप में है वो। अच्छा, अब आपने कप्तान साहब क्या गुहार लगाई है? मैंने गुहार कप्तान साहब के साथ ये लगाई है कि सौरभ हत्याकांड को लेकर और उदय हत्याकांड को लेकर कहीं मेरे साथ कोई ऐसी घटना न घटे। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनूप गुप्ता के साथ हापुड़ से विपिन गिरी की रिपोर्ट। उस बेडरूम में हम आपको लिए चलते हैं जहां लगा है हिडन कैमरा, और इस हिडन कैमरे से बीवी की 3rd डिग्री कैद हुई है, जो पति की ऐसी पिटाई कर रही है कि आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं। बेडरूम में हिडन कैमरा, बीवी की 3rd डिग्री। कभी तमाचे जड़े, कभी कॉलर पकड़ी। सीसीटीवी में कैद रिश्तों का तमाशा। बीवी की क्रूरता लाइव।
मुझे मेरी बीवी से बचाओ। इस बेडरूम में मियां बीवी हैं और मौजूद हैं रिश्तेदार। पलंग पर पत्नी बैठी है, साथ ही पति भी, जो गुस्से में पति को आंखें दिखाती है और उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो बीवी थर्ड डिग्री अपनाती है। महिला के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इधर पति चुपचाप खामोश बैठा है। उसके बाद चांटों की बरसात हुई। ये बरसात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद तो सीधे पति पर चढ़कर उसके साथ पत्नी ने मारपीट की। इधर ये दूसरी महिला समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं लिया गया। और अब जब सामने पति नहीं था तो LED टीवी पर ऐसे गुस्सा उतारा गया, यानी टीवी को भी पिटाई कर दी गई, कुछ ऐसे। यानी शादी के पहले जो लड़की हूर लगती है, अब वही पति के लिए क्रूर बन गई है। सवाल है क्यों? सवाल है बेडरूम में रिश्तों का तमाशा क्यों हुआ? पन्ना के अजयगढ़ का रहने वाला लोको पायलट लोकेश कुमार माझी, जिसने अपने ही घर में हिडन कैमरा लगाया था, वो इसलिए कि वो अपनी बीवी के जुल्म का सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन बीवी को ये बात पता नहीं थी कि उसका ये जुल्म कैमरे में कैद हो रहा है। बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। महज 2 साल हुए हैं लोकेश की शादी को, लेकिन रिश्ते बिखर गए। लोकेश ने पत्नी पर प्रताड़ना का इल्जाम लगाया है। बात में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय भी जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसका संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात है। जिसका आरोप कि पत्नी को लेविश लाइफ चाहिए, गहनों की डिमांड करती है, जबकि पति पर लोन है। वो क्या करे? रिश्ता ऐसे बिखरा कि अब पति पिटाई का सबूत लेकर थाने पहुंच गया है, जो कह रहा है मुझे मेरी बीवी से बचाओ। मांगने लगे मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट हम ये सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ। मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करे। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगा। अब पिटाई क्यों हो रही थी? रिश्तों का तमाशा क्यों हुआ? पति आकाश अपनी बीवी पर जो इल्जाम लगा रहा है उसका सच क्या है? अभी बीवी का पक्ष सुना जाना भी बाकी है। आखिर रिश्तों में हाथापाई की नौबत क्यों आई? मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता को उसके ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही थी और उसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई। वहीं अब इस मामले को सुलझाने की बात की जा रही है। बहू को उसके ससुराल में प्रवेश मिल गया है। चालीस घंटे के धरने के बाद बहू को उसके ससुराल में इस तरह प्रवेश मिला। खुद उसका पति उसका सूटकेस अंदर लाया, दोनों पक्ष मौजूद रहे और रजामंदी से विवाद सुलझाने का दावा किया गया। महज 1.5 महीने पुरानी शादी के बाद दूल्हा दुल्हन में विवाद इतने बढ़ गए कि रिश्ता ही खराब होने की कगार पर पहुंच गया।
नव विवाहिता महिला शालिनी अपने मायके से ससुराल पहुंची तो आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने घर में एंट्री नहीं दी, जिसके बाद तो शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के बाहर ही डट गई। टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। शर्त यही थी कि जब ससुराल में आने दिया जाएगा तभी विरोध बंद होगा। ससुराल और मायके दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं हुआ। विवाद बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी ये मामला पूरी तरह छा गया। सवाल यही था कि क्या शालिनी को उसके ससुराल में एंट्री मिल जाएगी। अब शालिनी अपने ससुराल आ गई है, लेकिन इस मामले को सुलझाने में 40 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। दोनों पक्षों को मनाने के लिए समाज सेवी और नेता साथ आए। सबकी मेहनत आखिर रंग लाई। 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगा। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। घंटे करीब लग गए पर जबंदी से हो गया सारा काम। कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में तकरार होता, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। समझौता होने के बाद ससुराल के बाहर लगाए गए टेंटों को हटाया गया और इस तरह धरना खत्म हुआ। और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी। बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए। वो घर नहीं पहुँच पाए थे। कहीं न कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा। शालिनी ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए की दहेज की मांग की है, जिस वजह से उसकी ससुराल में एंट्री बैन कर दी गई। हो गई जिसमें कि मैंने अपनी पत्नी शालिनी को कहा कि यहाँ हम बात नहीं करेंगे, घर जाके बात कर लेते हैं। उन्होंने किसी बात का लिहाज लज्जा नहीं रखी, वहीं बदतमीजी की। तो फिर हम वहाँ से उठ के बिना खाना खाए उठे, वहाँ से आ गए और आके हमने अपनी सीधी, उसने घर पे फोन किया मेरे पास। यहाँ तक कहा कि वो आप घर पे गए थे, आपने वीडियो बनाई थी, लेने के बहाने गए थे, फिर उसको कट ऑफ किया। वो भी सारी चीजें बता रही है। सुनिए, आप भी कह रहे हैं कि हम हनीमून पे थे, उसने ड्रिंक की। वहीं जो मामले ने तूल पकड़ा तो उसके पति प्रणव का पक्ष भी सामने आया था। प्रणव का कहना था कि जब वो हनीमून के लिए इंडोनेशिया गए थे तो शालिनी ने उसे अपने पास आने से मना कर दिया। बार बार वकालत की धमकी दी जाती थी, जिसके बाद उसे डर सताने लगा कि कहीं शालिनी विदेश में उसे जेल न भिजवा दे। डर की वजह से हनीमून को बीच में छोड़कर पत्नी को लेकर वापस चला आया। लेकिन अब दोनों पक्ष मान गए हैं और गलतफहमी दूर होने का दावा किया गया है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए बिनेश पवार की रिपोर्ट। बलिया में कच्चे तेल का भंडार ढूंढने के लिए लगातार खुदाई का काम जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों से ओएनजीसी की टीम क्रूड ऑयल की तलाश में खुदाई कर रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि तेल की तलाश पिछले 2 सालों से चल रही है। धमाकों की आवाज सुनाई देती थी। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल अरब देशों के पास माना जाता है। वहीं भारत की बात करें तो करीब 80% तेल बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। भारत सऊदी अरब, इराक और रूस से कच्चा तेल खरीदता है, जिससे यहाँ के लोगों की पेट्रोलियम की जरूरत पूरी होती है। लेकिन अब यूपी के बलिया में कच्चे तेल की खोज में ओएनजीसी की टीम दिन रात खुदाई कर रही है। दावा है कि बलिया के सागरपाली गांव में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन पर कच्चे तेल का विशाल भंडार मिला है। ओएनजीसी ने गंगा बेसिन में किए गए 3 महीने के सर्वे के बाद यहां जमीन के 3000 मीटर नीचे मौजूद तेल की खोज की है। इसके बाद ओएनजीसी ने 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए पट्टे पर ली है और इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ तेल का भंडार तो है, लेकिन बहुत गहराई में है।
वहीं इसी बीच स्थानीय लोगों का दावा है कि तेल की तलाश करीब 2 साल से चल रही है। अक्सर धमाकों की आवाज सुनते हैं। 2 साल पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में भी और सागर पाली की तरफ भी खुदाई हो रहा था, तार लोग बिछा रहे थे, कोई कंपनी आई थी तार बिछा रही थी, रातों में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी कर रहे थे, कंपन जमीन के अंदर कंपन भी हो रहा था। और अब जाके पता चला है कि सागर पाली में ONGC के तहत तेल का पता चला है जिसकी खुदाई हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन की खुदाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल महीने के आखिर तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये तेल का खदान अगर मिल जाता है तो निश्चय ये हर्ष का विषय है, लोग इससे लाभ पाएंगे और कुछ रोजी रोजगार कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ONGC की लगातार खुदाई चल रही है? अगर तेल मिल जा रहा है तो बलिया का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा। गंगा बेसिन के कुछ दूसरे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर तेल मिलने की संभावना जताई गई है। अगर सब प्लान के मुताबिक चलता रहा और कच्चा तेल का भंडार मिला तो दूसरी जगहों पर भी कुएं खोदने का काम शुरू होगा। भारत दुनिया में तेल खपत के मामले में तीसरे नंबर पर है। अगर बलिया समेत दूसरी जगहों पर कच्चे तेल की उपलब्धता होती है तो आने वाले वक्त में हमें तेल का इतना आयात नहीं करना पड़ेगा और ये देश की आर्थिक प्रगति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आयकर विभाग के नोटिस से हड़कंप मचा है। अब तक सफाई कर्मचारी को 34 करोड़ के लेन देन को लेकर नोटिस आया हुआ है। उसका परिवार बेहद टेंशन में आ गया है। पहले जूस बेचने वाले को 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस मिला, फिर ताला कारीगर को 11 करोड़ से ज्यादा का नोटिस आया। अब सफाई कर्मचारी को करीब 34 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। तीनों ही मामले अलीगढ़ से हैं। जब से आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस घर में भेजा है, इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। सबका यही कहना है कि करोड़ तो केवल सुना है, देखा कभी नहीं, तो आखिर कैसे उन्हें करोड़ों का नोटिस मिल गया। अलीगढ़ के चंडौस में एक बैंक में सफाई कर्मचारी करण कुमार वाल्मीकि को करीब 34 करोड़ के लेन देन पर नोटिस आया है। करण का कहना है कि वो खुद संविदा कर्मी के तौर पर काम करते हैं, कमाई कुछ हजारों में है। ऐसे में इनकम टैक्स का नोटिस आना समझ से बाहर है। उनका परिवार भी टेंशन में आ गया है। ये हमने जनसेवा केंद्र वाले हैं उनसे राय ली, ठीक है, कई बार। और फिर हम कल ही आयकर विभाग ऑफिस भी गए जी, तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई कुछ नहीं है, हम तो जी वहाँ दिल्ली से आया हमारे पास जी, तो हमने आपके पास भेज दिया ये जी जी। तो वहाँ के भी मिल के आए, उन्होंने बोला कि पोर्टल पे डालिए, FIR करिए जी। अब कल हमने एक मेल तो पढ़ दिया है जी, एप्लीकेशन लिखवा करके जी, कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता हमारे पैन कार्ड का कहाँ मिसयूज हुआ है जी। वहीं हाल ही में अलीगढ़ में ताले का स्प्रिंग बनाने वाले कारीगर को आयकर विभाग से 11 करोड़ 11 लाख का नोटिस मिला था। नौरंगाबाद इलाके में रहने वाले कारीगर का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। नोटिस मिलने के बाद कारीगर का परिवार सदमे में है। योगेश किराए के मकान में रहता है, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पत्नी को TB की बीमारी है। उसका कहना है कि बिल ना भरने की वजह से बिजली भी कट गई है। सुन के करते खाना माना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। अब भाव ये चल रहा है, मैं मातम हो गया है घर में। इस तरह का चल रहा है माहौल में घर में इस वक्त। अब किसी से सलाह ली, वकील से सलाह ली तो पैसे 100 रुपए भी जब नहीं दूं फीस के। अब करण और योगेश जैसे लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े खच्चरों में खतरनाक वायरस मिलने की खबर से हड़कंप मचा। सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी किया। खास तौर पर केदारनाथ जाने वाले घोड़े खच्चरों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। उत्तराखंड में
हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन इस बार यात्रा से पहले एक खतरनाक वायरस इन्फ्लुएंजा मिलने की खबर ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा और दूसरे संक्रमणों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई भी घोड़ा खच्चर केदारनाथ यात्रा पर नहीं जाएगा। साथ ही यात्रा से पहले सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी में विशेष मेडिकल कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले घोड़े खच्चरों के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट और इन्फ्लुएंजा का निगेटिव सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य किया गया है। हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसमें कि जो 5 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जहां से घोड़े आते हैं यात्रा में, चाहे वो हो गया रुद्रप्रयाग, चमोली, आपका बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी, इन 5 जिलों में लगभग 23,120 जानवर हैं जिनको हम फुल स्क्रीनिंग करेंगे 15 दिन के अंदर। इन 15 दिन में हमारी पूरी 23,120 जानवरों की स्क्रीनिंग होगी। उस स्क्रीनिंग में जितने घोड़े नेगेटिव पाए जाएंगे उनको हम यात्रा रूट में जाने की परमिशन देंगे और उनको हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए 2 जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां संक्रमित या संदिग्ध जानवरों को रखा जाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और 4 धाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ये कौन सा गोला है भाई? यही सवाल तो लोग कर रहे हैं। इस इलाके में कुछ ऐसा हुआ है दरअसल कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा है कि क्या यहां आया था कोई एलियन, तो कोई सुना रहा है सुरंग की कहानी। आखिर माजरा क्या, आप इस रिपोर्ट को देखिए। फीट का गड्ढा, एक पहेली। क्या यहां उतरा एलियन का विमान? दूर दूर से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस अजीबोगरीब चीज को देखने। आखिर क्या बला है ये भाई? कोई तो कानाफूसी कर रहा है, कोई दबी जुबान में बोल रहा है कि कहीं एलियन तो नहीं आया है, या फिर दूसरे गोले से कोई अजीबोगरीब चीज तो नहीं आई, कहीं एलियन का विमान तो नहीं उतरा। खैर, 30 फीट का ये गड्ढा एक पहेली बना हुआ है बस्तर वालों के लिए। मेरे पीछे देख सकते हैं ये सड़क है और ये लगभग जो सड़क है लगभग 30 फीट गड्ढे जो है वो खाई के रूप में बन गई है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भी आसपास गांव में इसी प्रकार का गड्ढा हो गया था और इसको देखने के लिए जो आसपास के गांव वाले लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं। ऐसी खाई तो पहले किसी ने नहीं देखी, जिससे ये लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या? अब इसी मिस्ट्री की कहानी नंबर 2। क्या कोई सुरंग है ये? दरअसल बस्तर में राजमहल की कहानी भी है। बस्तर के इतिहास के पन्ने में ये बात भी सामने आई है कि यहाँ सुरंगें थी। अक्सर सुरंगें मिलती हैं, तो क्या कोई गुप्त गुफा का द्वार है ये, और इसका छोर कहाँ है? अब मिस्ट्री की तीसरी कहानी ये भी है कि इस गड्ढे के आसपास की जगह पर दरारें भी पड़ गई हैं। कुछ गांव वाले दहशत में हैं, तो वहीं इसे देवी देवताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अक्सर बस्तर की जमीन इतिहास के राज को अपने अंदर समाये रहती है, तो क्या ये वही राज है? पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक बार ऐसा ही गड्ढा हो चुका है। यानी इस तरह की खाई तब तो तालाब ही गायब हो गया था, मछली दिखाई नहीं पड़ रही थी। आखिर ये 30 फीट का गड्ढा कैसे हुआ? इसका जवाब तो भूख-भीर अधिकारी से ही मिलेगा। आखिर धरती में कौन सी हलचल हुई? और बड़ी खबर गाजियाबाद से। बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक खत्म हो गई है। बैठक से निकले सीएम योगी। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समन्वय बैठक खत्म हो गई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक जो कि गाजियाबाद में चल रही थी, वो बैठक अब समाप्त हो गई है। बैठक से निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2027 में जो चुनाव यूपी में होने जा रहा है उसमें पार्टी, संगठन और साथ ही साथ आरएसएस में समन्वय को लेकर अहम चर्चा की गई।